नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत का पड़ोसी देश नेपाल पिछले 3 दिनों से आंदोलन की आग में सुलग रहा है। सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और नेपो किड्स के खिलाफ शुरू हुआ जेनजी का प्रदर्शन अब राष्ट्रीय क्रांति में बदल चुका है। पीएम केपी ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में सेना ने कमान संभाल ली है। तो वहीं आज 4 घंटे चली वर्चुअल बैठक के बाद आंदोलनकारियों ने देश का अंतरिम नेतृत्व संभालने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया। अब सुशीला कार्की नेपाल की कमान संभालेंगी। पर सवाल यह है कि क्या ये केवल एक युवा विद्रोह है या फिर चौतरफा कूटनीतिक खेल की एक चाल। सवाल अमेरिका को लेकर भी है, क्योंकि इतिहास गवाह है जहां जहां तख्ता पलट होता है वहां अमेरिका अचानक डेमोक्रेसी के नाम पर दिलचस्पी लेने लगता है। और चीन की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। साथ ही नेपाल के बाद फ्रांस में भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। फ्रांस भी इन दिनों सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। तो आज नेपाल में सत्ता परिवर्तन के पीछे कौन है? नेपाल में फैले जन असंतोष का फायदा क्या कोई और उठा रहा है? आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, नेपाल में 3 दिनों तक जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आज ये तय हुआ है कि सुशीला कार्की नेपाल की कमान संभालेगी। आपको क्या लगता है, अब नेपाल में शांति आएगी? देखिए, ये अचानक से एक नाम आ जाना ये ठीक उसी तरीके से है जब बांग्लादेश में इस तरह का बवाल मचा था तो अचानक से प्रोफेसर यूनुस का नाम आ गया, अब सुशीला कार्की का नाम आ गया है जी। अभी फ्रांस में देखिए प्रधानमंत्री को चुना गया और लोग कह रहे हैं कि भाई ये नहीं चाहिए, सब कुछ तोड़ दो, सब कुछ फोड़ दो। ये पूरी दुनिया में एक विचित्र किस्म की एक परंपरा शुरुआत हो गई है कि लोगों को डेमोक्रेसी के नाम पे उद्दंडता करने, अराजकता फैलाने की छूट जो दी जा रही है, और इसे कुछ मीडिया में, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कुछ देश इसको जो लेजिटिमेसी दे रहे हैं कि दंगा करके, हिंसा करके, लोगों की हत्याएं करके। आप बताइए, प्रधानमंत्री की पत्नी को मार मार के इन लोगों ने जला करके मार डाला। आप ऐसे लोगों को डेमोक्रेसी के डिफेंडर बता सकते हैं? ये सवाल ही नहीं उठता। अब सुशीला कार्की अननोन फेस, अभी तक तो उनका नाम नहीं आ रहा था, अचानक से इनका नाम आ गया। अनइलेक्टेड, अनइलेक्टेबल और डेमोक्रेसी का चेहरा बनकर के आ गई सामने। मैं इनके कुछ इतिहास में आपको बता दूं, ये नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट की जी। लेकिन इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आया था और वहां की माओइस्ट सेंटर और नेशनल कांग्रेस, 2 बड़ी पार्टियों ने इनके इम्पीचमेंट को रोकने का काम किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कहने का मतलब ये है कि ये पहले से विवाद में रही हैं। नंबर 2, जरा लोगों को गूगल करना चाहिए, पता करना चाहिए कि इनके पति कौन है। वो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर के रूप में। इसका मतलब ये है कि सुशीला कार्की वो कोई न्यूट्रल नहीं जी, बल्कि राजनीति से जुड़ी हुई शख्सियत हैं, ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में रही हैं, और अचानक से उनको इस तरह का कमान दे देना, ये तो ठीक वैसा ही किरदार दिख रहा है जो बांग्लादेश के अंदर डॉक्टर यूनुस का लग रहा है जी। क्योंकि यूनुस साहब को जो दिया गया नोबेल प्राइज, उसके पीछे बताया गया कि भाई वो पूरा का पूरा क्लिंटन फैमिली उसके पीछे थी, पैसे दे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि नेपाल में अब क्या होगा। नेपाल में कुछ नहीं होगा, क्योंकि अनइलेक्टेड, अनइलेक्टेबल गवर्नमेंट के पास इस तरह की असीम ताकत दे देना, ये डेमोक्रेसी के प्रावधान के खिलाफ ही है, क्योंकि जनता ने उसे नहीं चुना है। अब वो सरकार में आएंगी तो उपद्रवियों के मन मुताबिक फैसले लेंगी, जैसा कि बांग्लादेश में हो रहा है, जैसा कि और भी कई सारे देशों में। क्या वो कठपुतली प्रधानमंत्री रहेंगी या फिर वो वहां आकर के तुरंत जल्द से जल्द चुनाव करवाएं, इसको फैसिलिटेट करेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। कहने का मतलब ये है कि आंदोलन हो गया, दंगा हो गया, हत्याएं हो गई,
संसद को आपने जला दिया, सब कुछ राख खाक कर दिया, सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, 40 के ऊपर सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। भाई ऐसा करना क्या है आपको? तो फिर अब मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई जल्दी कोई सलूशन इसका निकलने वाला। एक एडहॉक पीस मील तरीके से वहाँ पे शांति लाने की कोशिश की गई है, इससे नेपाल को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। सर, हमने देखा है कि इस तरह का तख्ता पलट जहां जहां हुआ है, अमेरिका का इंटरेस्ट काफी ज्यादा नजर आता है। बांग्लादेश में भी हमने देखा। तो क्या नेपाल में जो कुछ भी हुआ है उसमें यूएस का रोल है? और एक सवाल ये भी है मेरा कि इस पर चीन क्यों खामोश बैठा हुआ है? देखिए, तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि नेपाल में जो हुआ है वो अमेरिकन डीप स्टेट का फुटप्रिंट इसमें साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां ऑलरेडी ऐसी सरकार थी जो चीन के नजदीक थी। और ये आप गेम प्लान देखिए डीप स्टेट का। प्रधानमंत्री मोदी का तो ये बिगाड़ नहीं सके, प्रधानमंत्री को भी बदलने की कोशिश की गई। हमने आपको बताया था, लगातार 2-3 दिनों से मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि किस तरीके से ये जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो अटैक हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सरकार के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, टैरिफ 50% लगाया गया और नवारो जैसे लोगों को आगे किया गया। इसका मकसद साफ था कि प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाना, उनको सरेंडर करवाना। अब प्रधानमंत्री मोदी झुके नहीं, उल्टे डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा। तो आप कैसे क्या करेंगे? तो आप देखिए, भारत को घेरने की तैयारी है। पाकिस्तान में कठपुतली सरकार, आप वहां कहते हो आर्मी चीफ को जरा इधर आ जाओ, तो व्हाइट हाउस पहुंच जाता है। आपने इसी तरह की व्यवस्था कर दी श्रीलंका के अंदर जी। एक और कठपुतली को बिठा दिया बांग्लादेश के अंदर। अब नेपाल में भी इन डीप स्टेट रिजीम चेंज करने वाले लोगों की बुरी नज़र पड़ी है, तो अब इसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपका जो ये सवाल है कि चाइना खामोश क्यों है, तो इसके लिए एक बैकग्राउंड में भी जाना चाहिए और जाना ज़रूरी है। हिंदुस्तान के लोगों को भी समझना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि ये जो अभी की जो राजनीति है, 2015 में नया किस्म का संविधान बना। उसके पहले क्या था आप ये देखिए, 2006 से पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, राजशाही थी। लेकिन जो दंगा अभी हो रहा है, ऐसा ही दंगा नंगा नाच वहां पे माओवादी करते थे, माओइस्ट करते थे, कम्युनिस्ट करते थे। जी जी। ये जो प्रचंड हैं, ये उसके नेता हुआ करते थे। आर्मी के ऊपर हमला करना, पुलिस वाले के ऊपर हमला करना, गांव के गांव में जाकर के कत्लो गारत करना, ये जो हिंदुस्तान में अमित शाह ने जो खत्म किया है अभी माओवादियों को, ये माओवादियों का आतंक था नेपाल के अंदर। और उसको बकायदा हवा कौन देता था? उसको हवा देता था चाइना। अब धीरे धीरे समय बदला और आपने वहां की सरकार को सर यही जनता को बरगलाया कि राजशाही जाएगी, डेमोक्रेसी आएगी, नौकरी होगा तो ये होगा, हम एक इगलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन खत्म होगा। ये तमाम तरह के हिंदुस्तान में भी अब देखिए, अभी मैं बिहार में हूँ तो वहाँ प्रशांत किशोर इस तरह की सपने लोगों को दिखा रहा है। तो यही बातें नेपाल में भी ये मार्क्सवादियों ने, माओइस्टों ने ये वादा किया और लोग उसके झांसे में आ गए। एंटी इंडिया कैंपेन किया, नंबर 2। और उसके बाद क्या हुआ? ये लोग सत्ता में आ गए। आज उसी प्रचंड की बेटी, उसके परिवार के लोगों को नेपो किड कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग जनता के नाम पे, जनता की सेवा के नाम पे सत्ता में आए और ऐसी मलाई चाटने लग गए कि ये लोग बिगड़ैल अय्याश बन गए। जी। ये कहना पड़ेगा कि नेपाल में जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, जो लीडर्स हैं, अय्याशी के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरा काम जानते नहीं। लेकिन नेपाल की जनता ने प्रचंड ये माओवादियों की बातों पे भरोसा किया और यही उनकी चूक हो गई। अब इनकी सरकार आ गई। ये सारा जो प्रपंच रचा गया था, इसको कहते हैं येचुरी प्लान। ये हिंदुस्तान के एक वामपंथी नेता हुआ करते थे, वो उन्होंने ये पूरी सेटिंग की, हिंदुस्तान से उनको भेजा गया और येचुरी प्लान के तहत माओइस्टों ने सत्ता में हिस्सेदारी ले ली। अब यही लोग
अलग बगल अलग अलग नाम से अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी इधर उधर करके सत्ता का सुख भोग रहे हैं। तो ओली साहब जो थे वो तो चीन के बिल्कुल स्टूज बन गए। दो चीजें थी, अमेरिका का रोल, अमेरिका भारत को घेरना चाहता है, इसलिए भारत के आसपास की तमाम देशों के ऊपर कठपुतली गवर्नमेंट बनाना चाह रहा है, ये तो साबित हो रहा है। और नंबर 2, चीन की चुप्पी इसलिए है क्योंकि अभी जो वहां की सरकार गिराई गई है वो दरअसल चीन के कठपुतलियों की सरकार थी। और अब अगर चीन इसमें आगे आकर के कोई बात कहता है, इस आंदोलन के विरोध बात करता है, तो इस मामला एंटी चीनी वहां पे जो सेंटिमेंट जागेगा उसके रिपरकशन से डरकर चीन अभी जुबान बंद किए हुए है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि चीन नेपाल के अंदर बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत सारे दलाल, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे लोगों को खड़ा कर रखा है। ये बाउंस बैक करेगा और आगे देखिए कि एक बहुत ही खूनी लड़ाई नेपाल के अंदर साफ साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल सर, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो चाह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा कुछ हो जाए। हालांकि ये कभी हो नहीं सकता, पर फ्रांस में भी जो कुछ भी हुआ उसको लेकर भी आपसे समझेंगे कि क्यों वो बवाल मचा है, और इस पूरे बवाल को देखते हुए भारत सरकार भी किस तरह से अलर्ट है। देखिए, हिंदुस्तान में जो विपक्ष है वो दिन में ही सपने देख रहा है और इस तरह के बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ एनएसए लगाने की आवश्यकता है। आज आपने सुना होगा चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि हिंदुस्तान के संविधान पे गर्व है, लेकिन ये जो संविधान लेकर के घूम रहे हैं, संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, इस इंडी गठबंधन के लोग इस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जिस तरह से नेपाल में संसद को जलाया गया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को नष्ट किया गया, जिस तरह मीडिया के दफ्तरों को आग में झोंक दिया गया, ये काम के लिए इंस्टिगेट किया जा रहा है राहुल गांधी और उनके चट्टे बट्टे के द्वारा। ये साफ साफ कहना पड़ेगा। कई सारे सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियोस आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को खदेड़ खदेड़ के मारेंगे, दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाएगा। ये इस तरह की हिमाकत हिंदुस्तान में जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो कोई भी हो जी। हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी है, लेकिन बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान के अंदर आगजनी करने के लिए लोगों को प्रेरित कर दें। तो ये जो देशद्रोह का काम विपक्ष कर रहा है, इससे सचेत होने की आवश्यकता है और सरकार को इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान की एजेंसियां आज सवेरे ही अलर्ट पर चली गई हैं। हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने वाले लोगों को बाकायदा चिन्हित किया जा रहा है, उनको ऑलरेडी मार्क किया जा रहा है। जो सरकार की चिंता है वो चिंता ये है कि जो नेपाल में हिंसा भड़की है वो बॉर्डर क्रॉस न करे, हिंदुस्तान में इसका कोई असर ना हो, क्योंकि बिहार के कुछ बॉर्डर के इलाकों में वो कुछ उपद्रवी वहाँ पे आए लेकिन उनको कंट्रोल किया गया। तो एक वहाँ जो वायलेंस हो रहा है उसका कोई भी असर हिंदुस्तान में ना हो, ये सुनिश्चित करना जो पहला काम है। नंबर 2, जो कुछ भी नेपाल के अंदर हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिए कि ये जो आंदोलन है, जैसे शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन था बांग्लादेश के अंदर और वहां इस पप्पू को बिठा दिया गया, यूनुस को। अब यूनुस के पास कोई शक्ति नहीं, कोई आइडिया नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए उसने क्या गेम किया, उसने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को जागृत कर दिया। अब इंडिया के खिलाफ वो बयान देता है, लोग कहते हैं कि अच्छा आदमी है। इसी तरीके से नेपाल में ये आंदोलन जो हुआ, इस आंदोलन के बाद एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां जागृत ना हो, इसे रोकने के लिए सरकार को आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े, इतनी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो मांगे मान लिए जाने के बाद भी प्रदर्शनकारी उग्र प्रदर्शन करते रहे, जैसा उनका मकसद मौजूदा सरकार को पूरी तरह से खत्म करना हो। और यही मकसद भी अब समझ में आ रहा है। एक सोची समझी प्लान की हुई साजिश है, जिसका फायदा कुछ देश उठा रहे हैं। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश में हुए बवाल और अब नेपाल में हुए प्रदर्शन में बहुत सी समानताएं हैं। तीनों ही जगहों पर आंदोलन शुरू हुआ, फिर उग्र हुआ और आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद भवन को निशाना बनाया और अंदर घुस गए। चिंता का विषय ये जरूर है, जिस पर भारत भी नजर बनाए हुए है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।